आज हमारी जो ट्रेन है वो रुकी है विज्ञान के छत्तीसगढ़ बुक के विज्ञान विषय के 5 पाठ के पेज नंबर 65 के नहीं 65 बोल रहा हूँ, सॉरी 75 के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग इसका पूरा क्वेश्चन आंसर याद करेंगे और आप लोग को भी याद कराएंगे, टेंशन काहे ले रहे हैं। ठीक, तो ज़्यादा बकवास न करते हुए आपको मैं अपने प्लेटफॉर्म के पहला क्वेश्चन पर ले चलता हूँ, ठीक ना। तो देखो यहाँ का लिखा है, आम के एक पेड़ पर लगभग 2234 कीड़े, 56 पक्षी और 3 सांप रहते हैं, तो ऊर्जा का पिरामिड होगा। तो ये सीधा होगा, क्या कि देखिए इतना कीड़े इतना रह रहे हैं, पक्षी और सांप इतना, तो पिरामिड सीधा होगा ऊर्जा का, क्या कि सीधा आ रहा है। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है, खुले नाम स्थान पर रखे ब्रेड के एक टुकड़े पर फफूंद उग गई। ऐसे कैसे कोई ये बता, कोई ब्रेड कैसे खुला पे रखेगा। हमको एक ठो ब्रेड मिल जाए तो हम पूरा ना खा जाएं, उसको खुला पे काहे रखेंगे। लेकिन चलो यहाँ दिया है तो पढ़ लेते हैं। कुछ दिनों में उस पर कुछ कीड़े मक्खियाँ आदि दिखाई देने लगे। इस खाद्य श्रृंखला में आखिरी पोषक स्तर है। मतलब इसका मतलब है कि देखो फफूंद आ गया, तब उसको आदमी तो खा सकता नहीं है, तो वह आखिरी खाद्य श्रृंखला किसका है, मतलब उसका उपयोग कौन करेगा आखिरी में, तो मक्खियाँ न करेंगे, मक्खियाँ खाएंगे, उसका पेट भरेंगे और मक्खियाँ भी मौज करेंगे, वाह कौन छोड़ दिया, हमारा पेट भर गया। ठीक, तीसरा प्रश्न क्या है, एक कीड़े के जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा व वयस्क। यदि उसकी अंडा, लार्वा या प्यूपा अवस्था किसी अन्य जीव के शरीर के अंदर पूरी होती है तो उसका जीवन चक्र कितने पारिस्थितिक तंत्रों में पूरा हुआ। अब ये बतावा, मुर्गियाँ अंडा दे दी और उसको से रही है कोई दूसरी मुर्गी, तो मतलब इसका जीवन चक्र कितना पारिस्थितिक तंत्रों में पूरा होगा, तो 2 ना। का है कि देखो मतलब कि देखो इसकी अंडा, लावा, प्यूपा अवस्था किसी अन्य जीव के शरीर में पूरी हो रही है, मतलब ये दूसरे जीव में पूरा हो रहा है, लावा प्यूपा अवस्था। ठीक, तो इसमें कितने तंत्र, मतलब इसके कितने सहभागित्व से पैदा हुआ, तो 2 ना होगा, एक अंडा दिया, एक उसका पालन पोषण कर रहा है। ठीक ना, समझो यार थोड़ा मोड़ा। क्या होगा यदि किसी बड़े काले से सारे कीट पक्षी मर जाएंगे। अच्छा ये बताइए, अगर सब स्टूडेंट मर जाएंगे तो क्या होगा। हाँ, मर जाएंगे तो क्या होगा, बुक कौन पढ़ेगा, स्टूडेंट मर जाएंगे। इससे तो बड़े लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो ये स्टूडेंट लोग का ही घाटा करवा रहा है, साला पढ़वा के। इस बारे बताऊँ, सबको ऑनलाइन हो जा रहा है, लेकिन 10वीं बर्मिया को ना ये कोरोना साला घसीटिए की रखेगा, तो ये होगा कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा। अब कीट पक्षी चिड़िया सब मर जाएंगे तो कीटों का प्रकोप बढ़िए जाएगा, काहे नहीं बढ़ेगा। ठीक, तो अब 5वां नंबर पे जा रहे हैं यार, इसे कैसे टाइम पास नहीं करना है, पढ़ना है। अब एक गाय घास खाती है, उसका गोबर और उससे बने कड़े ईंधन के रूप में काम आते हैं। प्रक्रिया में बना धुआं वायुमंडल में और अवशेष राख आदि मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया की ये बताइए। अब गाय डेली घास खा रही है, डेली गोबर निकाल रही है और उसका गोबर का बना के उसको ईंधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है, और उससे बना धुआं वायुमंडल की ओर अवशेष राख आदि मिट्टी मिला, मतलब ये प्रक्रिया डेली हो रहा है। तो इसमें होगा पदार्थों का चक्र, मतलब ये प्रतिदिन हो रहा है, प्रतिदिन गाय घास खा रही है, गोबर निकाल रही है, उसका ईंधन के उपयोग, मतलब ये प्रतिदिन हो रहा है, तो पदार्थों का चक्र है, जीवन चक्र के रूप में वैसे पदार्थों का चक्र है। ठीक, अभी देखो 6वां नंबर में क्या है, एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला का विस्तार जलीय पौधों, छोटी बड़ी मछलियाँ से लेकर मनुष्य तक है। यहाँ एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर को प्राप्त करने वाली ऊर्जा क्या होगी। मतलब देखिए, एक तालाब में पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला का विस्तार जलीय, मतलब कि देखो मछलियाँ है, उसको आदमियाँ खा रहा है, और मछली क्या खा रहा है, कीट खा रहा है। कीट क्या खा रहा है, मतलब कि उससे अवशेष बोले तो मिट्टी से प्राप्त कुछ खा रहे हैं। तो ये बताओ कि मछली जल्दी खा रहे हैं, ठीक, मछली को मनुष्य बहुत जल्दी खा रहे हैं, और वो मिट्टी में उतना जल्दी कीटों को खाने के लिए उसके लिए, मतलब कि खाने के लिए भोजन तो उतना जल्दी बन नहीं सकता, तो इसका क्या होगा, एक कम होते जाएगा, मतलब पोषक स्तर कम होते जाएगा। ठीक, अब किसी बगीचे के जीवों की गणना में 5567 घास के पौधे,
453 झाड़ियाँ, 23 पेड़ व 7,769 जंतु पाए गए। इस बगीचे का कुल प्राथमिक उत्पादन क्या होगा? इसमें मतलब कि इसमें क्या क्या चीज़ को लिया गया? तो बगीचे की समस्त वनस्पतियों का सम्मिलित जीवहार, मतलब कि जो झाड़ियाँ हैं, जंतु है, सब किसको खा खा के रख रही है? तो वो बगीचे की समस्त वनस्पतियों को खा के जी रही है। ठीक, अब देखो, अब तो मैं तुम लोग को सब याद करा दे रहा हूँ यार। अब क्वेश्चन आंसर तो याद करना नहीं पड़ेगा, और मैं भी याद करके इसमें डाल दे, मतलब तुम लोग को बताता हूँ। ये नहीं कि एक तरफ गाइड खोला हूँ और इधर बता रहा हूँ, ऐसे में मैं इतना अच्छे से समझा नहीं पाऊँगा क्लियरिटी। ठीक, तो यार भाषण को मैं बंद करूँ थोड़ा सा, अबे चलना, पढ़ा, ज़्यादा नाटक हो रहा है तेरा। चल अच्छा पढ़ा रहा हूँ। धान के भूसे पर एक प्रकार का फफूंद उगाया जाता है जिसे हम खाते हैं। क्या यह किसी खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? इसके लिए ऊर्जा, मतलब कि देखो, धान का भूसा है, उसमें फफूंद उगाया गया, मतलब इसको मैं बता रहा हूँ। देखिए, इसको आसानी से आप लिख सकते हैं, धान के भूसे पर एक फफूंद उगाया गया जिसका नाम कुकुरमुत्ता है। ठीक, यह किसी मतलब यह खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। इसके लिए ऊर्जा का स्रोत धान का भूसा होगा, मतलब ये फफूंद उगाया, इसका नाम कुकुरमुत्ता है। कुकुर तो मुत दिया, उसका नाम कुकुरमुत्ता। और यह खाद्य श्रृंखला को दर्शा रहा है, काहे नहीं दर्शाया? क्योंकि उसमें उगा है। और इसके लिए ऊर्जा का स्रोत, मतलब ये सबसे पहले किसके माध्यम से उगा? वो है धान का भूसा। तो इसको आप लोग आसानी से लिख सकते हैं कि धान के भूसे पर एक प्रकार का फफूंद उगाया जाता है जिसका नाम कुकुरमुत्ता है, और वो खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है, और इसके लिए ऊर्जा का स्रोत धान का भूसा है। ठीक, तीसरा नंबर क्या? किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है? अपने शब्दों में समझाइए। अब देखो किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक मार्ग को दर्शाती है। ठीक, मतलब किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होगा, वो एक मार्ग को दर्शाएगी, मार्ग को दर्शा रही है। फिर देखिए, मार्ग को दर्शा रही है। अब खाद्य श्रृंखला, देखिए, अब खाद्य श्रृंखला एवं ऊर्जा के शंकु से, मतलब खाद्य श्रृंखला और ऊर्जा के शंकु से यह स्पष्ट होता है कि खाद्य श्रृंखला एवं ऊर्जा के शंकु से स्पष्ट होता है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, मतलब कि खाद्य श्रृंखला एवं ऊर्जा के शंकु से स्पष्ट होता है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा से होता है। ठीक, अब ऊर्जा का पहला स्तर को देखते हैं। ऊर्जा के बहुत ज़्यादा स्तर हैं, एक स्तर नहीं है, ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा अधिक स्तर में प्रवाहित होती है। तो ऊर्जा के पहले स्तर से हम देखते हैं कि पौधों द्वारा अवशोषित किया गया ऊर्जा तो क्या हम दोबारा सौर ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं। अब देखिए, पौधा सूर्य ऊर्जा का ग्रहण कर रहा है, ठीक, सूर्य ऊर्जा का, और क्या पौधे किया, और क्या पौधा दोबारा उसको सौर ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है? यह संभव है? तो ये नहीं कर सकता। ठीक, तो देखिए, इस प्रकार ये हो गया। फिर इसका आगे लिखेंगे, इस प्रकार ऊर्जा का प्रभाव विभिन्न स्तरों पर होता है। ठीक, अब उसके एक पैराग्राफ में लिखेंगे, एकदम ईजी है। देखिए, प्रथम पोषक स्तर, द्वितीय पोषक स्तर, तृतीय पोषक स्तर, चतुर्थ पोषक स्तर, इस प्रकार ऊर्जा का प्रभाव विभिन्न स्तर पर होता है। तो आप लोग इसको, एकदम इजी है ये पैराग्राफ को, यह मत सोचिएगा बहुत बड़ा पैराग्राफ, एकदम पहले प्रथम पोषक स्तर, द्वितीय पोषक स्तर, तृतीय पोषक स्तर, चतुर्थ पोषक स्तर, इस प्रकार ऊर्जा का प्रभाव विभिन्न स्तर पर होता है। एकदम इजी है। अब आप लोग को मैं एक बार बता दूं, क्या बता दूं? अरे तुम लोग कहाँ से बोल पाओगे यार, मेरे को ना बताना पड़ेगा। ठीक है, बता दे रहा हूँ। किसी प्रकार से ऊर्जा का प्रभाव ये अगर आ जाएगा तो तुम लोग इसको एकदम सिंपल लिख सकते हो। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक मार्ग को दर्शाती है। खाद्य श्रृंखला एवं ऊर्जा के शंकु से स्पष्ट होता है कि जो ऊर्जा है वह एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। और प्रथम स्तर, ऊर्जा के प्रथम स्तर से देखें तो पौधों द्वारा अवशोषित की ऊर्जा को क्या दोबारा सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? कि नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह असंभव प्रतीत होता है। इस प्रकार ऊर्जा का प्रभाव विभिन्न स्तर पर होता है। फिर एक पैराग्राफ छोड़ के तुम लोग एकदम आसानी से लिख सकते हो कि प्रथम पोषक स्तर, द्वितीय पोषक स्तर, तृतीय पोषक स्तर, चतुर्थ पोषक स्तर इत्यादि, इस प्रकार ऊर्जा का प्रभाव विभिन्न स्तर पर किया जाता है। एकदम ईजी। ठीक, थोड़ा एकदम ईजी नहीं है ये। देखो, मैं सोशल साइंस को जिस टाइप से फॉर्मूला में समझाता हूँ, ये सोशल साइंस तो का हिस्ट्री तो है नहीं भाई, ये साइंस है। इसको थोड़ा सा रटना का भी उतना ज़रूरत नहीं, बस समझें थोड़ा सा और लिखें थोड़ा सा। ठीक, तो अब कौन सा नंबर में पहुँचे? कौन सा नंबर?
आप लोग बताओ। अरे आप लोग कैसे बताओगे यार, मैं नहीं बताऊँगा। शायद तीसरा को बताया ना, अब चौथा। क्या होगा यदि पृथ्वी पर सजीवों के रूप में केवल मानव और वनस्पतियाँ ही रह जाए? अब क्या होगा? देखिए, अगर पृथ्वी पर मानव और मतलब मनुष्य और जीव जंतु ही रह जाए तो क्या होगा? ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। मतलब जितना जीव जंतु रह रहे हैं उन लोग में मतलब ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा, खाद्य श्रृंखला का स्तर सीमित हो जाएगा और कुछ नहीं होगा ज़्यादातर। तो आप लोग को मैं कौन सा नंबर, चौथा ना? हाँ ठीक है, अब चौथा बता रहा हूँ। यदि कौन सा है ये, चौथा ना, पृथ्वी पर, यदि पृथ्वी पर सजीवों के रूप में केवल मानव और वनस्पतियाँ ही रह जाएं तो ऊर्जा का प्रवाह सीमित हो जाएगा और पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला सीमित हो जाएगी। एकदम सिंपल है। यदि ये चौथा ना, चौथा की चौथा यार, भुला जाता हूँ यार। हाँ, यदि पृथ्वी पर सजीवों के रूप में केवल मानव और वनस्पतियाँ ही रह जाएं तो ऊर्जा का प्रवाह सीमित हो जाएगा और पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला सीमित हो जाएगी। सिंपल एकदम। और पाँचवा नंबर क्या होगा? क्या होगा यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह में कोई बाधा आ जाए? उदाहरण से ही समझाइए क्या होगा। होने के लिए क्या होगा? बहुत चीज़ होगा, उसी को तो अभी आप लोग को मैं बताऊंगा। ठीक, ये क्या है? देखो, यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह में कोई बाधा आ जाए तो कई जीवों का आबादी पर विपरीत प्रभाव डालता है। मतलब कि यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह में बाधा आ जाती है, विभिन्न जीवों के मतलब कि विभिन्न जीवों के आबादी पर विपरीत प्रभाव डालेगा। अब जैसे कि जलकुंभी तेजी से बढ़ने वाला एक जलीय जीव है जो आसपास के तालाब, मतलब कि एक तालाब में, देखिए नदी में तो उतना खास नहीं रहता है, जहाँ पानी रुकता है वहीं रहता है। जैसे कि तालाब में आप लोग देखे होंगे ऊपरी सतह में एक तो एकदम फैले रहता है जाली टाइप से। गांव के बच्चे देखे होंगे, शहर वाले तो क्या देखेंगे, नदी में जाएंगे तब न देखेंगे। उनको तो बस पबजी फ्री फायर चाहिए। और गाँव वाले भी थोड़ा पढ़ना, इस बार तो गाँव शहर कोई फ़र्क नहीं है ब्रो, इस बार तो सबको मोबाइल मिला है, सब मज़े में हो। चलो कोई बात नहीं, होता है। तो इसको सिंपल लिख सकते हो कि घर के आसपास दिखाई देता है या जलीय वृद्धि एवं विकास पर विपरीत प्रभाव डालता है। ठीक, तो देखिए इसको आप लोग एकदम इजली मैं एक बार बता रहा हूँ। देखिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह में कोई बाधा आ जाए तो यह जीवों की आबादी पर विपरीत प्रभाव डालेगा। जैसे कि जलकुंभी एक जलीय पौधा है जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसे घर के आसपास आप लोग तालाब व नदी में देख सकते हैं। यह जलीय जीव की वृद्धि एवं आबादी पर विपरीत प्रभाव डालेगा। ठीक, ये हो गया। और ये छठवां नंबर, अलग अलग पोषक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा उस स्तर के जीवों की संख्या को कैसे प्रभावित करती है, संक्षेप में बताइए। तो ये उतना खास नहीं है, उतना खास नहीं है। मतलब कि इसको ये आप लोग रहने के लिए तो थोड़ा बड़ा ही है, लेकिन आप लोग इसको अब किस टाइप से बताऊँ, एकदम ईजली लिख सकते हो, ईजली। तो देखो छठवां नंबर, धान के खेत, देखिए ये ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल ले लिए। देखिए जो धान का खेत होता है उसमें अनेक खाद जाल होते हैं, जिसमें से एक खाद जाल को हमको ले लेना है। जैसे कि देखिए जो चूहे होते हैं धान के पौधे को ही काट देते हैं, पौधे को काट दिए, मतलब कि पौधा, चूहा, सांप, बाज। देखिए चूहा खाया उसको, पौधे को, चूहा को खाया सांप, और सांप को खाएगा बाज। तो इसी को हम लोग देखेंगे। ठीक, तो मतलब इसी को ले लेना है और इसको देखेंगे। तो इसमें आप लोग को लिखना है कि देखिए अगर सांप की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो चूहों की संख्या घट जाएगी, अगर सांप की संख्या कम हो जाती है तो चूहों की संख्या अधिक हो जाएगी और धान का फसल बर्बाद कर देंगे। ठीक, मतलब ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग पोषक स्तर पर ऊर्जा उस स्तर के जीवों की संख्या को प्रभावित करती है। गला बढ़ जा रहा है यार। तो लोग के लिए कई बार वीडियो बना के तो अच्छा वीडियो बनता है, उसको अपलोड। वैसे तो मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं आप लोग के लिए और कॉमेडियन वीडियो बना सकता हूँ। ठीक, ज़्यादा बकवास नहीं, पढ़ाई पे ध्यान। ठीक है, अलग अलग पोषक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा इस स्तर के जीवों की संख्या को कैसे प्रभावित करती है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि धान के खेत में
धान का जो खेत होता है उसमें धान के खेत में हमें अनेक खाद्य जाल दिखाई पड़ते हैं, जिसमें से एक खाद्य जाल ये है। तो देखिए पहले हम लोग लिखेंगे धान का पौधा, चूहा, सांप, बाज की दृष्टि पे देखते हैं। अगर सांप की संख्या अधिक हो जाए तो चूहा की संख्या कम हो जाएगी, और अगर चूहों की संख्या मतलब सांप की संख्या कम हो जाए तो चूहों की संख्या अधिक हो जाएगी और धान के फसल को बर्बाद कर देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग पोषक स्तर पर ऊर्जा उस स्तर के जीवों को की संख्या को पर मतलब अलग अलग स्तर पर ऊर्जा वहाँ मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर उसके विपरीत हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होकर जीवित हो रहे हैं, वहाँ के जीवों पर प्रभावित होता है। ठीक, तो इसको आप लोग एकदम ईजिली लिख सकते हैं। ठीक है, अब 7वां प्रश्न है आपका, कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जो मनुष्य की क्रिया द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन को दर्शाती है। ठीक, तो ये एकदम इजी है, एक आप लोग ये उदाहरण है, ये उतना खास नहीं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं धान का जो फसल होता है उसमें कीटाणुओं को मारने के लिए अधिक मात्रा में एकदम दवाई का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से कुछ दवाई ऐसा आता है जो मिट्टी पर बहुत जल्दी ही मतलब कि अवशोषित मतलब अपघटन हो जाती है, और कुछ दवाई रुक जाती है। वो इसलिए मतलब वो दवाई ही उसे है कि वो रुके, और जो बाद में उसे कीटाणु जो ज़मीन से जो पनपते हैं उसको मारती है, और जीव मित्र को भी मार देती है। मतलब कि मित्र जो एक ऐसा मतलब वो है जैसे कि जोटकी शायद बोलते हैं, जोकटी या मित्र है जो ज़मीन के पैदावार को बढ़ाती है, और उसको मारने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाई तो वो उसको भी मार देता है। और फसल के जो फसल होता है उसका दाना उसमें अवशोषित होकर उसको अपघटन मतलब कि उसको जो अवशोषित करता है आदमी, मनुष्य या जंतु, उसमें भी कुछ प्रकार की बीमारी देखने को मिल सकती है। तो इसको मैं एक बार आप लोग को अच्छे से मतलब कि आंसर किस टाइप से लिखना है उस प्रकार से बता रहा हूँ। ठीक, पता है यार मोबाइल पकड़े ना हाथ दर्द देने लगता है, और उतने सब्सक्राइबर तो भी हैं नहीं कि कैमरा ले लें, मोबाइल ले लें, घर में सपोर्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोग का रहा तो हम जल्दी ही बनाएंगे। अब पता है हाथ बहुत दर्द देने लगता है यार, तो ठीक है इसको मैं अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक, तो देखिए मनुष्य कई तरह से पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन में प्रभाव डालता है। ठीक, कैसे लिखेंगे, जैसे कि हम देखते हैं कि खेत में बहुत ही अधिक मात्रा में कीटनाशी दवाई का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से कुछ दवाई का अपघटन आसानी से हो जाता है, जबकि कुछ दवाइयों का अपघटन नहीं हो पाता है जल्दी से, जो मिट्टी पर रह कर बाद में पनपने वाले कीटों को मारते हैं, तथा उसके साथ साथ वो फसल के दाने उसमें अवशोषित होकर उसका सेवन करने वाले मनुष्य और जंतुओं को भी कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इस टाइप से लिख देंगे, समझ रहे होंगे आप लोग। उतना अच्छा प्रोनाउंस नहीं है, लेकिन मैं समझा सकता हूँ आप लोग को। ठीक, समझ गए। अब इस प्रकार को हमें देखते हुए उस मतलब कि इस प्रकार कीटनाशी दवाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो रुक जाते हैं ज़मीन पर वो देखिए वो मतलब कि मिट्टी के रासायनिक एवं भौतिक गुणों में भी कुछ प्रभाव डालते हैं, जिससे कि अच्छा फसल का पैदावार नहीं होता है, जिससे उस मिट्टी को दोबारा उसमें अच्छा फसल पैदावार करने के लिए बहुत समय लग जाता है। तो इस प्रकार वैज्ञानिकों के स्तर से भी इसका मतलब बहुत कम उपयोग किया जाना चाहिए इस प्रकार का दवाई का। वैज्ञानिक भी बोलता है कि एकदम ज़्यादा उपयोग मना करो, इसका बहुत कम मात्रा में करो ताकि चले। ठीक, तो इस प्रकार आप लोग को मैं पूरा बता दिया यार, और याद करो। अब 10th-12th वाले बहुत मतलब कि बहुत मस्ती किए हो, 10th-12th वाले थोड़ा पढ़ो। और जो भी न्यूज़ फिर से आया था कि नहीं फिर से लॉकडाउन होने वाला है, तो ये नहीं होगा। देखो भाई सबका हो जाएगा, कॉलेज 11th 9th सबका, लेकिन ये 10th और 12th वाले को इस बार सरकार जो है मार के ही छोड़ेगी, पूरा निचोड़ देगी। ठीक, तो इस प्रकार आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे उन लोगों को भी कुछ मनोरंजन का आभास हो। और चलिए थैंक यू। और पढ़ो थोड़ा, कॉमेडी नहीं, पढ़ो बेटा पढ़ो। और धासु सर दबा के लाइक ठोक दो, एकदम शेयर कर दो। हम लोग आप लोग के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठीक, तो थैंक यू।